नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एड्यूटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिवांशु गुप्ता और आज हम डिस्कस करेंगे हमारे करंट अफेयर्स जो कि हमें हेल्प करेंगे प्रीलिम्स को क्रैक करने में। क्योंकि 15 से 20 मिनिमम हम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि एग्जाम में आएंगे, जिनमें से कि हमें एटलीस्ट कोशिश करना है कि हम 60 to 80% सही जवाब दें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रोज इनकी तैयारी करनी पड़ेगी, रोज इनको रिवाइज करना पड़ेगा। और रिवाइज करने से बेटर और क्या तरीका है, डेली का क्वेश्चन करो एक न्यूज से रिलेटेड। तो आपके लिए स्पेशल सेशन है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप, जहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे सेशन की, और कुछ भी फ्री कंटेंट होगा तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन, 95 टारगेट इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस। तो 95 टारगेट एक गाइडलाइन कह सकते हैं हम, है ना। इन चार में से एचआईवी, एड्स, कोविड-19, अल्जाइमर्स डिजीज या कैंसर, किसके लिए एक ये गाइडलाइन या फिर एक टारगेट है। तो सही जवाब देंगे अगर आप, तो आप खुद को +2 मार्क देंगे, और अगर गलत हुआ तो 0.66। ठीक है, नोटबुक और पेन या पेंसिल जो भी आपको पसंद है रखिए साथ और दीजिए सही जवाब। तो उम्मीद कर रहा हूं आंसर आ चुका है आपका। तो सही जवाब जो है वो है ऑप्शन ए, एचआईवी एड्स। सो फर्स्ट वी विल बी कवरिंग द करंट अफेयर। पहले करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। क्या है, हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही स्टीप डिक्लाइन आया है एनुअल इन्फेक्शन रेट ऑफ एचआईवी एड्स, राइट। तो ऐसा है कि 74% फॉल है इन एचआईवी पॉजिटिविटी रेट कंपेयर्ड टू 37% ड्रॉप नेशन वाइड। मतलब जहां देश भर में 37% ड्रॉप आया है, वहीं हिमाचल प्रदेश अकेले में 74% ड्रॉप आया है। ठीक है, 70% डिक्लाइन हुआ है कंपेयर्ड टू 50% डिक्लाइन एट नेशनल लेवल। दैट मींस स्टेट इज परफॉर्मिंग गुड। जितना डिक्लाइन होगा पॉजिटिविटी रेट में, जितना डिक्लाइन होगा डेथ रेट में, वो उतना ही अच्छा है, राइट। अब ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेट की रैंक कितनी थी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के रिव्यू रिपोर्ट ऑफ 2020-21 में 4th, कंपेयर्ड टू प्रीवियस रिपोर्ट में रैंक थी 27th। तो देखो वो कहते हैं ना, अगर कोई होनहार बच्चा अगर क्लास में अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है तो वो अगली बारी ऐसी तैयारी करता है कि सारे हैरान रह जाते हैं। 27 से सीधा 4th रैंक। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। ये सब डेटा हमें कहां से मिल रहा है, तो इवेंट्स हुए थे शिमला के अंदर। किस दिन पर, 1 दिसंबर को, वर्ल्ड एड्स डे पर। ठीक है, ये उस दिन का डेटा है सारा, वहां से ये डाटा सारा कलेक्ट हुआ हमारे इवेंट के टाइम पर। ये सारी डिस्कशंस हुई जिसमें से कि ये मेन आउटकम्स निकल कर आई हैं। द पॉइंट इज कि हिमाचल प्रदेश की जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो एचआईवी एड्स को रोकने के लिए काफी सक्षम रह रही हैं। तो इसी के बीच में एक बात हुई 95 टारगेट के बारे में। देखो, जब कोई ऐसा इनिशिएटिव, कोई टारगेट या कोई गाइडलाइन डिस्कस होती है ना, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, नॉट जस्ट फॉर प्रीलिम्स बट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशंस एज वेल। तो वहां पर हमें क्या क्या पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। देखो, सबसे पहले तो लाया कौन था, यूएन एड्स करके ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन एचआईवी एड्स, राइट। ये लाया इसको 2014 में। इसका एम क्या था, टू इराडिकेट एचआईवी एड्स बाय 2030। किससे मिलती जुलती डेट है ये हमारी, एसडीजी से। ठीक है, अब कहता क्या है, ये कहता है कि 95% लोगों को डायग्नोज कर लो जो कि एचआईवी से जूझ रहे हैं, और उनको एंटीवायरल हम कह सकते हैं, ओके, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी पे डाल दो, जिसको हम कहते हैं आर्ट, और उनकी वायरल लोड को कंट्रोल कर लो, मतलब दबा दो उनके शरीर के अंदर के वायरल को। कितने परसेंट लोगों को, 95। तो ये है हमारा 95 टारगेट। ये क्यों है इंपॉर्टेंट, अभी मैंने बताया आपको डिस्कस करना, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन एचआईवी एड्स ने इसको लॉन्च किया 2014 में। टारगेट है 2030 तक एड्स को इराडिकेट कर देना। ठीक है, तो अब हिमाचल प्रदेश में इसमें भी बहुत अच्छी इनकी वो रही हमारी, क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस। 84.2% को डायग्नोज किया गया, 79.2% को 8 पर डाल दिया गया, और
हाँ, उनमें वायरल सप्रेशन भी हुआ 79.3% को। तो ऑब्वियसली देखो, कहना मतलब एक टारगेट को फुल्ली अचीव करना तो नहीं, बट काफी बहुत पास है हम। 84.2 के अंदर डायग्नोज कर लिया गया है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स को उम्मीद कर रहा हूं थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे, आपको समझ आया होगा। और ये एक एस्टिमेटेड नंबर है कि हिमाचल प्रदेश में कितने HIV पॉजिटिव लोग हैं। एस्टिमेटेड नंबर ही रहेगा ये, क्योंकि कंफर्मेशंस इस चीज की कभी, जैसे वही बात है ना कि कोविड कितने लोगों को हुआ बट कितने लोगों को डायग्नोज हुआ, इन दोनों में एक डिफरेंस हमेशा रहता है। तो ये एस्टिमेटेड नंबर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बिकम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ लेटेस्ट रिपब्लिक नेशन इन नवंबर 2021? सो दिस इज फॉर योर रेफरेंस and the question says first president of latest republic nation। तो पहले तो लेटेस्ट रिपब्लिक नेशन पता होना चाहिए, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट कौन पता है बना है, अगर वो पता होगा तभी ऐसे क्वेश्चन सही होंगे। तो देखो, कभी भी क्वेश्चन आसान तो आएंगे नहीं ना एग्जाम में। तो सही जवाब ऑप्शन A, B, C, D में से बताइए कौन सा है, नोट कीजिए। अदरवाइज नहीं पता है तो स्किप कीजिए, ठीक है। गेस करेंगे भी तो नुकसान ही हो सकता है, क्योंकि -0.66 बहुत ही हाई नेगेटिव मार्किंग है 33% की, ठीक है। सही हुए तो 2 मिलेंगे, बट गलत हो गया तो 0.66 कट जाएंगे। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू मार्किंग द राइट आंसर आउट ऑफ दीज 4 इज ओनली 1/4। तो अगर नहीं पता तो स्किप कीजिए। यही ऐसी चीजें ही पढ़ाने के लिए मैं आपके लिए यहाँ पर सेशंस को लेके आ रहा हूँ। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन C, दमेसंद्रा प्रुनेला मेसन, ठीक है। कौन सी कंट्री की बात हो रही है? बारबेडोस। हमारी बारबेडोस जो है वर्ल्ड्स न्यूएस्ट रिपब्लिक नेशन बना है। ये एक कैरेबियन आइलैंड है, ठीक है, जो कि ब्रिटिश कॉलोनी का पार्ट बन गया था ऑलमोस्ट 400 ईयर्स एगो, राइट। अब इसकी कैपिटल करेंसी एक बारी के लिए पढ़ लेंगे, क्योंकि बिल्कुल नया रिपब्लिक नेशन है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा हेड ऑफ स्टेट थी पहले क्वीन एलिजाबेथ II। अब देखो, कोई नेशन जब रिपब्लिक बन जाएगा तो ऑब्वियसली एक बाहर की कंट्री की क्वीन को तो उनका जो हेड था उनको तो हटा ही देंगे, ठीक है। तो उनको हटा दिया गया। इवन दो इसको 1966 में इंडिपेंडेंस मिल गई थी, बट स्टिल द कंट्री वाज अंडर द रूल ऑफ क्वीन एलिजाबेथ II। तो ऐसे नेशंस को हम क्या कहते थे? कॉमनवेल्थ नेशंस। कहा जा रहा है कि अभी भी कुछ हद तक ये वहीं पे रहेगा, इसके कुछ भी फ्लैग में, नेशनल एंथम में, नेशनल प्लेज में चेंज नहीं आएगा। बट क्या चेंज हो जाएगा? जो रॉयल और एक क्राउन वर्ड यूज करती है ब्रिटिश सरकार, वो इनके पूरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रेफरेंसेस में से हटा दिया जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर बारबाडोस पुलिस थी पहले रॉयल बारबाडोस पुलिस, तो अब वो चेंज होकर सिर्फ पुलिस बारबाडोस पुलिस रह जाएगी, ठीक है। इसमें से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दमेसंद्रा प्रुनेला मेसन हमारी फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गई हैं नवंबर 30, 2021 को। तो यहां पे आप आई होप की रेफरेंस पॉइंट एक देख पा रहे हैं, नवंबर 30, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे भी नवंबर 30 को, फर्स्ट प्रेसिडेंट भी नवंबर 30 को ही बना है, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन सकता है, अगर बेटर है याद कर लें, कुछ ज्यादा खास मुश्किल चीज इसमें है नहीं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, ई श्रम पोर्टल इज द इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? अ वेरी 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 टिपिकल क्वेश्चन फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि ई श्रम पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ऑप्शंस हैं आपके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ऐसे क्वेश्चंस को तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप सही ही जवाब देंगे। देखो, कुछ क्वेश्चंस को स्किप करना ठीक भी है, बट ऐसे क्वेश्चंस तो हमें जो पता है कि ऐसे आने ही आने हैं, तो इनको तो बेटर है जितना अच्छे से कर लो बेटर है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ई श्रम पोर्टल जिसको नहीं पता, मोस्ट प्रॉब्ली उसी का ये आंसर गलत होगा, अदरवाइज सही ही होना चाहिए। तो न्यूज ये है कि ई श्रम पोर्टल पर 10 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ने रजिस्टर कर लिया है इस महीने में, दिसंबर में। ऐसा अपडेट आया है थ्रू द मिनिस्ट्री। दिसंबर में मतलब अभी तक, ठीक है। अगस्त में रिलीज हुआ था ई श्रम पोर्टल। एंड अगर आपको ये बिल्कुल शॉर्ट में समझाना हो मुझे, तो मैं सिर्फ इतनी सी बात बताऊंगा, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जितने भी लोग काम करते हैं, हमारी लेबर हो गई, कोई बंदा रिक्शा चला रहा है, कोई मतलब कुछ भी ऐसा काम है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आता है, कोई भी बंदा लेबर का हम कह सकते हैं कि अगर वो काम कर रहा है,
तो उसको एक पोर्टल के अंदर डालना, उस बंदे को उसके आधार के साथ लिंक करना और एक मिनिस्ट्री को बताना वो चीज, एक जो भी उसकी गवर्निंग मिनिस्ट्री होगी उस तक ये बात पहुंचानी कि ये बंदा देखो, ये बंदा काम कर रहा है और ये काम कर रहा है, यहाँ पे रह रहा है, यहाँ पे ये काम कर रहा है। वो मेन मकसद था ई श्रम पोर्टल का। ठीक है, तो ये देखो क्रिएशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। ठीक है, मतलब सेंटर के पास, सीधा गवर्नमेंट के पास एक डेटाबेस पहुंचा है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का, जो कि आधार कार्ड के साथ लिंक्ड हो। इसका फायदा क्या है? देखो हमने सुना है जितनी भी स्कीम्स आती हैं आधार लिंक्ड, है ना, कोई बेनिफिट आएगा आधार लिंक्ड, आपको फ्री राशन लेना है आधार लिंक्ड। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी लोग हैं उनको बेनिफिट्स मिल सके उन स्कीम्स के, देखो जिनके लिए वो स्कीम्स आई हैं उनको तो मिलने चाहिए ना वो बेनिफिट्स। इसी के लिए ई श्रम पोर्टल आया कि जितने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनको कहा गया आप इसमें जाके साइन इन कीजिए, आप इसमें जाके रजिस्टर कीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि आप एग्जिस्ट करते हैं रियल वर्ल्ड में और आप क्या काम करते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी था ये कोविड के टाइम पे, जब माइग्रेटरी जो लेबर थी उनका शिफ्ट हुआ एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उनको स्कीम्स के बेनिफिट्स मिल ही नहीं पाए। तो यही मेन पर्पस है और यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 10 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है ई श्रम पोर्टल पर। ठीक है, तो ये हमारा आज का फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू डील विद कोल शॉर्टेज एंड इट्स सप्लाई। थोड़ा सा ऑफ है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू डील विद कोल शॉर्टेज एंड सप्लाई। तो शॉर्टेज और सप्लाई को लेके कोल की इनमें से कौन सा इनिशिएटिव नहीं है? कमर्शियल ऑक्शन ऑन रेवेन्यू शेयर मैकेनिज्म, ओपन जनरल लाइसेंस, इंक्रीजिंग कोल प्रोडक्शन, प्रगति। तो अगर एक एक ऑप्शन को डिस्कस करना हो, अगर शॉर्टेज और सप्लाई की बात हो रही हो, इंक्रीजिंग कोल प्रोडक्शन, ये तो बिल्कुल ही मतलब अगर शॉर्टेज हो रही है तो उसकी प्रोडक्शन कम क्यों करेंगे हम, है ना, तो ये तो नहीं हो सकता। ओपन जनरल लाइसेंस, अगर पता है क्या मतलब है, एग्जिस्ट करता है, तो मे बी हम इसको रखते, नहीं पता है तो इसको ग्रे एरिया में छोड़ देंगे। कमर्शियल ऑक्शन ऑन रेवेन्यू शेयर मैकेनिज्म, अगेन वही बात, हमें अगर इन दो पॉइंट्स के बारे में नहीं पता तो हमें प्रगति के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, राइट। तो प्रगति कोल प्रोडक्शन से लेना देना है या नहीं? प्रगति क्या है? एक स्कीम है हमारी फॉर गुड गवर्नेंस, राइट, तो वो इंक्लूडेड नहीं है और राइट आंसर प्रगति ही आ जाता है। ये दो हमारे इनिशिएटिव्स हैं। इंक्रीजिंग कोल प्रोडक्शन तो है ही, वो क्रॉस कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा ये 3 सही आंसर्स हैं। कैसे, अभी एक्सप्लेन करते हैं आपको। तो हुआ ये था कि अक्टूबर में सिर्फ 4 दिन की कोल सप्लाई रह गई थी हमारे देश में। 7.2 मेट्रिक टन्स ऑफ कोल वॉज लेफ्ट फॉर सप्लाई। ऐसा है कि हमारे देश में कोल की शॉर्टेज है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, कोल की शॉर्टेज नहीं है। कुछ ऐसे अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हुए थे जिनकी एनफोर्सिंग मतलब हमने जो एक्सपेक्ट नहीं किए थे, हमने देखे नहीं टाइम से पहले, जिस कारण से कोल की शॉर्टेज हुई। मतलब 4 दिन तक के सिर्फ कोल रिजर्व्स रह गए थे। ये ऐसा एक संकट बन गया था, बट टाइम पर उससे हमने कर लिया। आगे ऐसी प्रॉब्लम्स ना है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। कमर्शियल ऑक्शन ऑफ कोल ऑन रेवेन्यू शेयर मैकेनिज्म, मतलब कमर्शियली ऑक्शन स्टार्ट किए गए। अलाउइंग सेल ऑफ एक्सेस कोल प्रोडक्शन, देखो एक कोल प्रोड्यूस हो रहा है बट उसको संभालना, उसको रखना स्टोरेज के लिए, वो भी एक बड़ा इशू है। तो हुआ क्या था इस टाइम पर कि कोल बारिश में गीला हो गया, जो कि अनयूजेबल होगा कुछ टाइम के लिए। तो एक्सेस कोल खराब ना हो इसलिए बेटर उसको बेच दो। तो सेल ऑफ एक्सेस कोल, हम चाहें तो उसको बाद में कभी फिर से खरीद लेंगे, तो उसके लिए एक्सेस इसकी अलाउंस मिली। रोलिंग ऑक्शन, मतलब एक ऑक्शन लगाई गई किसी पर्टिकुलर कोल या कोल माइन के लिए, और उसके अंदर 3 कोल माइंस हम मान लेते हैं थी, ठीक है, तो उसमें से 2 की हुई ऑक्शन और तीसरी की नहीं हुई। रोलिंग मतलब वो अपने आप नेक्स्ट वाली ऑक्शन में चली जाएगी, उसके लिए कोई अलग से ऑक्शन, नया ऑक्शन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑक्शन में वो अंडरस्टूड होगा कि पिछली वाली रिमेनिंग कोल माइंस या कुछ भी इनिशिएटिव जो भी कुछ भी सेल होना था वो नेक्स्ट में अपने आप पहुंच जाएगा, ठीक है। सिंगल विंडो क्लियरेंस, मतलब एक ही विंडो पर सारे देश की जो भी कोल रिलेटेड जो भी हमारी सेलिंग वगैरह कुछ भी होगी वो एक ही विंडो से होगी, ताकि कंफ्यूजन ही ना हो, ठीक है। बंदे को पता है कुछ मेरे को लेना है या मेरे को कुछ भी बेचना है, अगर 10 चीजें 10 जगहों से मिल रही हैं तो कंफ्यूजन रहेगी, अरे मिस हो गया।
तो बेटर है एक ही सिंगल विंडो रखिए हमारे इसी चीज के लिए, ठीक है। कोल इंडिया ने कहा है कि वो प्रोडक्शन प्रोग्राम 1 बिलियन टन फ्रॉम कोल इंडिया माइंस बाय द ईयर 2023-24। बेसिकली एक्सपेंशन की बात हो रही है जिसके लिए कि कोल इंडिया ने अलग से इनिशिएटिव्स लिए, राइट। एंड लास्टली ओपन जनरल लाइसेंस, ये हमारा पॉइंट था यहाँ पर, ओपन जनरल लाइसेंस, राइट। ये क्या है कि कोई भी जिसको भी कोल इंपोर्ट कराना है वो बाहर से अभी के लिए एक इंसान भी कोल इंपोर्ट करा सकता है अगर उसको करवाना हो तो, ठीक है। ये ओपन जनरल लाइसेंस के अंदर अभी भी कोल की इंपोर्ट पॉलिसीज आती हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये भी एक तरीका ही है ना कि कोल की शॉर्टेज को प्रिवेंट करने का, राइट। तो ये सब डिस्कशन हमारी इसलिए हुई क्योंकि ये रिसेंटली अभी पीआईबी में कवर हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए इसको करना एक बारी के लिए जरूरी था। तो इसी के साथ हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज टारगेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। इंडिया क्या टारगेट अचीव करना चाहता है ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, राइट, बाय 2030। ऑप्शंस है 175 गीगावाट, 250 गीगावाट, 500 गीगावाट या 1000 गीगावाट। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। प्लीज लेट मी नो योर आंसर्स एंड योर स्कोर्स in the comment section below. Whoever gives me the right answer, I will mark your comment in my next video as the superstar of today's lecture, right? So if you liked the video, पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई इशू है तो प्लीज मेल लिखिए, कुछ भी डाउट है तो मेल लिखिए, कोई क्वेरी कुछ भी है तो कमेंट भी कर सकते हैं नीचे वीडियो में, उसमें भी कोई इशू नहीं, मेल कीजिए। हमारी सपोर्ट टीम आपको हेल्प करने के लिए हमेशा यहाँ पर है, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने थॉट्स, अपने कमेंट्स नीचे बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आज की वीडियो में जुड़ने के लिए। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, दिवांशु।